हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सना कमर इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं अरशद सर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सना कमर इंग्लिश क्लासेस। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की किताब रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन के चैप्टर 5 एन एपिटाफ, जो कि वाल्टर डिलामेयर के द्वारा लिखी गई है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके टेक्स्ट बुक का हर चैप्टर उसके ऑथर के इंट्रोडक्शन के साथ शुरू होता है, इसलिए हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर के ऑथर के बारे में जान लेते हैं। इस चैप्टर में उनसे जुड़ी जो जानकारी दी गई है वह इस प्रकार है। आइए बिना देर किए हुए हम लोग एन एपिटाफ को समझते हैं। पहले एन एपिटाफ क्या है ना। एन एपिटाफ इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। ध्यान से सुने, वीडियो को न भगाए प्लीज़, एक बार ध्यान से ज़रूर सुने। एन एपिटाफ का जो मतलब होता है वह होता है समाधि लेख। क्या होता है? समाधि लेख, या आप कह सकते हैं स्मृति लेख। समाधि, इसको हम लोग कब्र कहिए, समाधि कहिए, है ना। तो समाधि पर लिखा हुआ जो लेख होता है, समाधि पर जो लिखी हुई जो बात होती है, समाधि पे जो लिखी हुई जो सेंटेंस होती है, उसे ही कहा जाता है एपिटाफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिटाफ कहा जाता है। ये एपिटाफ का दूसरा हिंदी हमने कहा कि स्मृति लेख भी होता है। स्मृति का मतलब होता है याद। स्मृति मतलब क्या होता है? याद होता है ना। यानी हम कह सकते हैं किसी मरे हुए व्यक्ति के याद में उसके कब्र पर जो लेख लिखा जाता है, जो बात लिखी जाती है, उसे ही कहा जाता है एपिटाफ। फिर से एक बार ध्यान से सुने। एपिटाफ का हिंदी मैंने कहा कि एपिटाफ का हिंदी होता है समाधि लेख। समाधि जो बोलते हैं, कब्र जो हम लोग कहे हैं ना, देखे होंगे बहुत सारी जगह कि सीमेंटेड क्या हुआ रहता है। क्या रहता है? सीमेंटेड क्या हुआ रहता है। और जो सीमेंटेड जो क्या हुआ रहता है, उसके ऊपर देखिएगा, उसके ऊपर जो लिखा हुआ सेंटेंस जो मिलेगा, जो लेख लिखी हुई रहेगी, जो बातें लिखी हुई रहेगी उसके ऊपर, है ना। पत्थर का बना होता है, सीमेंटेड क्या हुआ रहता है ना। तो उस जो सेंटेंस लिखी हुई रहती है, जो बातें लिखी हुई होती है, जो लेख लिखी हुई होती है ना, उसे ही कहा जाता है एपिटाफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिटाफ कहा जाता है। मैंने क्या कहा कि एपिटाफ की हिंदी स्मृति लेख भी होता है। स्मृति लेख, तो स्मृति का मतलब होता है याद। तो हम एपिटाफ को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि किसी मरे हुए व्यक्ति, मैंने क्या कहा? मरे हुए व्यक्ति। एपिटाफ खास करके किसके लिए? तो मरे हुए व्यक्ति, है ना। किसी मरे हुए व्यक्ति के याद में उसके कब्र पर जो लेख लिखी जाती है, उसके समाधि पर जो लेख लिखी हुई रहती है, जो बातें लिखी हुई होती है, जो सेंटेंस लिखे हुए होते हैं, उसे ही कहा जाता है एपिटाफ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप एपिटाफ का हिंदी समझ गए होंगे, है ना। चलिए अब चलते हैं हम लोग वाल्टर डिलामेयर के बारे में। इसी के इंट्रोडक्शन जानना है। वाल्टर डिलामेयर, इंट्रोडक्शन कहिए, बायोग्राफी कहिए, क्योंकि इससे एग्जाम में सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। प्लीज़ ध्यान से सुने उनके बायोग्राफी को, मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊँगा आपको, है ना। वाल्टर डिलामेयर, चलिए अब चलते हैं हम लोग वाल्टर डिलामेयर के बारे में हम लोग जानेंगे। वाल्टर डिलामेयर 1873, यहाँ देखिए पहला लाइन 1873, और उसका है डेस मार्क लिया 1956 है। तो 1956 जो है, जहाँ हम डेस लगाए, ध्यान दें कि वाल्टर डिलामेयर का जन्म 1873 ईस्वी में हुआ था और इसका जो मृत्यु हुआ था वह 1956 ईस्वी में। यानी कि 1873 ईस्वी में जन्म हुआ इनका और 1956 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया। चलिए, तो जन्म और मरण, इनका जन्म और मृत्यु हर हालत में याद रखें, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्या? 1873 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1956 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। कहता वॉज बोर्न इन द विलेज ऑफ चार्लटन इन केंट इंग्लैंड। मैंने क्या पढ़ा? वॉज बोर्न इन द विलेज ऑफ चार्लटन इन केंट इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था वाल्टर डिलामेयर का जन्म? वाल्टर डिलामेयर का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन इंग्लैंड में एक शहर है केंट, है ना, और केंट शहर में एक चार्लटन आपका गांव है, तो चार्लटन नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। तीन चीज याद रखेंगे आपका कि वाल्टर डिलामेयर का जन्म इंग्लैंड के केंट शहर के चार्लटन नामक गांव में हुआ था। इस सेंटेंस आप समझ ही गएंगे आप लोग, है ना। वाल्टर डिलामेयर का जन्म इंग्लैंड के केंट शहर है ना, और चार्लटन नामक गांव में हुआ था। आपका एग्जाम में या तो इंग्लैंड ऑप्शन में दिया जाएगा, या तो आपका केंट दिया जा सकता है, या तो आपका चार्लटन।
तो इस लाइन का आप हिंदी समझ गए होंगे फर्स्ट लाइन का। आप अब आते हैं हम लोग सेकेंड लाइन, देखिए कहता है कि ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। मैं तो समझते पहले हम लोग ही, तो ही जो आया है ये आया है आपका वाल्टर डिलामेयर, देख रहे हैं ना, किसके लिए, वाल्टर डिलामेयर। कहता है कि ही लॉस्ट हिज फादर, लॉस्ट का V2 है लॉस्ट, ही लॉस्ट हिज फादर, ही लॉस्ट उसने खो दिया, कहता है कि हिज फादर अपने बाप को, किसे खो दिया, अपने अपने पिताजी को खो दिया है ना, कहता है एट द एज ऑफ 4, कितने साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में। कहता है ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4, है ना, ये 4 को याद रखेंगे आप लोग, ध्यान से रखेंगे, पूछा जाएगा आपको कि कितने साल की उम्र में वाल्टर डिलामेयर जो है अपने पिताजी को खो दिए। एग्जाम में कैसे आएगा कि वाल्टर डिलामेयर लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ, उसके बाद खाली जगह छोड़ दिया जाएगा, है ना। तो क्या होगा, तो वाल्टर डिलामेयर जो अपने पिताजी को जो खो दिए थे, है ना, कितने साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में। तो कहने का मतलब ये है कि वाल्टर डिलामेयर जो है जिस वक्त 4 साल का उसका उम्र हो रहा था, जिस वक्त वह 4 साल के थे वाल्टर डिलामेयर, उसी वक्त उनका बाप का इंतकाल हो गया, उसी वक्त उसके पिताजी स्वर्ग सिधार गए, मर गए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड हैड टू मूव, और जाना पड़ा, मूव मतलब जाना हो गया, एंड हैड टू मूव, उन्हें जाना पड़ा, कहता है कि विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ, बिल्कुल तोड़ तोड़ के मैं बता रहा हूँ, है ना, विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ, कहता टू लंदन, कहाँ जाना पड़ा, लंदन जाना पड़ा। तो ये सारी घटनाएं किसके भाई, वाल्टर डिलामेयर के बारे में हम लोग जान रहे हैं, है ना। क्या हुआ 4 साल की उम्र में, जिस वक्त वाल्टर डिलामेयर की उम्र 4 साल के हो रहे थे, यानी 4 साल के जब वो थे तो उस वक्त उनके पिता का इंतकाल हो गया। तो फिर वाल्टर डिलामेयर क्या किए, वह अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ वह कहाँ चले गए, लंदन चले गए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता ही इज नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न, ध्यान दे, सेंसिटिव कंसर्न, सेंसिटिव कंसर्न का मतलब होता है, पहले वर्ड बाय वर्ड जान लेते हैं। सेंसिटिव का मतलब संवेदनशील, कंसर्न का मतलब होता है चिंता, कंसर्न लिखा हुआ चिंताओं हो जाएगा, है ना, संवेदनशील चिंताओं, ये हुआ सेंसिटिव कंसर्न, मतलब क्या होता है, संवेदनशील चिंताओं। कहता है कि विद द वर्ड ऑफ चिल्ड्रेन, याद रखेंगे द वर्ड ऑफ चिल्ड्रेन, और दूसरा याद रखेंगे द वर्ड ऑफ द सुपर नेचुरल, यहाँ द वर्ड ऑफ सुपर नेचुरल, है ना, द वर्ड ऑफ द सुपर नेचुरल। तो आप देखिए द वर्ड ऑफ चिल्ड्रन मतलब बच्चों की दुनिया, एंड मतलब और द वर्ड ऑफ द सुपर नेचुरल, सुपर नेचुरल का मतलब होता है अलौकिक, क्या होता है, अलौकिक। आपके सर अलौकिक क्या होता है, हिंदी भी टफ है अलौकिक। कहता है दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द लॉज ऑफ साइंस, जिसे साइंस के नियमों के द्वारा व्याख्या न की जा सके उसे ही कहा जाता है अलौकिक, उसे ही कहा जाता है सुपर नेचुरल। तो खास करके वाल्टर डिलामेयर जो थे वह अलौकिक दुनिया और बच्चों की दुनिया से जुड़े, है ना, सेंसिटिव कंसर्न, संवेदनशील चिंताओं के लिए जाने जाते हैं। 2 चीज याद रखेंगे, किसके लिए जाने जाते हुआ, एक द वर्ड ऑफ द चिल्ड्रेन और दूसरा आपका द वर्ड ऑफ द सुपर नेचुरल, याद रखेंगे, है ना। कौन जानते हैं, वाल्टर डिलामेयर। कहता है ही इज नोन, वह जाना जाता है, वह जाना जाता है भाई क्या, बच्चों की दुनिया और द वर्ड ऑफ द सुपर नेचुरल, अलौकिक दुनिया से जुड़े, कहता है संवेदनशील चिंताओं के लिए वह जाने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कह रहे हैं क्या कि हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, ये जो बोल्ड किया हुआ मेरे दोस्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, देख रहे हैं ये हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, उनके सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन। कहता है कि एंड पीकॉक पाई, 2 इनकी रचनाएं हैं फेमस, कौन, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन और पीकॉक पाई। पूछा जाएगा एग्जाम में कि सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, है ना, किसके द्वारा लिखे गए, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन इज रिटन बाय, खाली तो किसके द्वारा, वाल्टर डिलामेयर के द्वारा। तो जो बोल्ड क्या हुआ, जो मैंने अंडरलाइन किया अभी, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन को और पीकॉक पाई को, ये हर हालत में इसको रट जाए। कोई पूछेगा पीकॉक पाई किसकी रचना है, भाई वाल्टर डिलामेयर का। सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन किसकी है, वाल्टर डिलामेयर का। इसी के बारे में हम लोग जान रहे हैं ना, याद रखेंगे 2 चीज़ों को। कहता है कि हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, उनके सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, एंड और पीकॉक पाई, कहता है कि डिपिक्ट, चित्रित करते हैं, क्या करते हैं, चित्रित करते हैं वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, सपनों की दुनिया को। यानी कि उनके सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन और पीकॉक पाई जो है वह सपनों की दुनिया को चित्रित करते हैं।
मैं उम्मीद करता हूँ लाइन की मीनिंग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या, बट क्या कह रहा है कि बट इवन इन दिज सॉन्ग्स, बट मतलब होता है लेकिन, इवन का मतलब होता है यहाँ भी, कहता है इन दिज सॉन्ग्स, बट इवन इन दिज सॉन्ग्स, लेकिन इन गीतों में भी, ये हुआ इसका मतलब। बट इवन इन दिज सॉन्ग्स का मतलब हुआ, क्या हुआ इसका मतलब कि इन गीतों में भी देयर इज अ नोट ऑफ मेलांचोली। मेलांचोली का मतलब होता है उदासी। क्या होता है? उदासी। ये नोट का मतलब होता है स्वर। कहता है क्या कि बट इवन इन दिज सॉन्ग्स, लेकिन इन गीतों में भी देयर इज अ नोट ऑफ मेलांचोली, उदासी का एक स्वर है। उदासी का एक स्वर है। मैंने कहा कि मेलांचोली का मतलब होता है उदासी, नोट का मतलब स्वर। हर वर्ड का मीनिंग जाने, लाइन बाय लाइन जाने। कहते कि द पोएट मेक्स अस अवेयर, द पोएट मेक्स अस अवेयर। कहता है क्या कि अवेयर का मतलब होता है अवगत कह सकते हैं, जागरूक कह सकते हैं। सिर्फ अवेयर का मतलब क्या होता है? जागरूक, या अवेयर मीन्स क्या कह सकते हैं आप? अवगत। कहता है कि द पोएट मेक्स अस अवेयर, कवि हमें जागरूक करते हैं। क्या करते हैं? या अवगत कराते हैं। किससे भाई? कहता ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। इनह्यूमन कंडीशन, इनह्यूमन कंडीशन का मतलब होता है अमानवीय स्थिति। आपके सर अमानवीय स्थिति क्या होता है? अरे अमानवीय का मतलब कहते हैं कि इंसानियत नाम का चीज़ नहीं है ना? तो यानी कि निर्दयी कह सकते हैं उनको, बहुत ही क्रूर कह सकते हैं, इनह्यूमन। कहता है कि इनह्यूमन कंडीशन मतलब अमानवीय स्थिति, है ना, ऑफ मॉडर्न लाइफ। यानी कि कवि कह रहे हैं क्या कि द पोएट मेक्स अस अवेयर, कवि हमें जागरूक करते हैं या अवगत कराते हैं। कहता है कि द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन की अमानवीय स्थिति से कवि हमें जो अवगत कराते हैं, है ना, कवि हमें जो अवगत कराते हैं वह आधुनिक जीवन के, किसका? आधुनिक जीवन के अमानवीय स्थिति से हमें अवगत कराते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द मैक्स अस अवेयर। याद रखें, दिया जाएगा कि वाटर डिलामेयर मैक्स अस अवेयर ऑफ, खाली जगह छोड़ दिया जाएगा, इन ह्यूमन कंडीशन की ह्यूमन कंडीशन, ये सब लिखा जाए आपका, है ना। इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, याद रखेंगे, इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ मतलब क्या? उल्टा मीनिंग निकालेंगे इसका, आधुनिक जीवन के अमानवीय स्थिति से कवि हमें क्या करते हैं? अवगत कराते हैं। अब आगे कहते हैं ही शोज हिज जीनियस। कहता है ही शोज, वह दिखाते हैं, हिज जीनियस, अपनी प्रतिभा को, वो अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं, है ना। वो अपनी प्रतिभा क्या करते हैं? वो दिखाते हैं अपनी जीनियसनेस को, है ना। कहता है कि बाय इविंसिंग, इविंसिंग मतलब प्रकट करना होता है ना। कहता है कि फ्रेश इंटरेस्ट, है ना, इन ऑल्ड थीम्स, थीम्स का मतलब होता है विषय, है ना। इंटरेस्ट मतलब रुचि, फ्रेश मतलब यहाँ नई होगा, नई रुचि, है ना। कहता है क्या कि ही शोज, वह दिखाते हैं, हिज जीनियस, अपनी प्रतिभा को, बाय इविंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ऑल्ड थीम्स, यानी कि पुरानी विषयों में। ऑल्ड थीम्स क्या होता है? थीम्स मतलब होता है विषय, थीम्स लिखा हुआ विषयों, पुरानी विषयों में, है ना, नई रुचि पैदा करके वो अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं। ठीक है, ये हुआ इसका मतलब। कहता है क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम, कहता विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। कहता है क्या? क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑर्डर्ड हिम, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय जो है ना, उसे सम्मानित किए हैं। कहता विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट, किससे? ऑर्डर ऑफ मेरिट से, है ना। ऑर्डर ऑफ मेरिट ये पुरस्कार है, प्राइज है, ऑर्डर ऑफ मेरिट। हर हाथ में याद रखिए कि कौन सा पुरस्कार मिला था, किस चीज़ से सम्मानित किए क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, जो इंग्लैंड की महारानी थी, है ना। तो कहता है क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड यानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय जो है, कहता ऑनर्ड हिम, उसे सम्मानित किया, उसे किसे? वाटर डिलामियर को, है ना। विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट, किससे? ऑर्डर ऑफ मेरिट से। कब किए थे? 1953, 1953 में। याद रखेंगे डेट इनका, कौन सा दिया गया था उनको? ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था, और कब? 1953 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।